मैं स्वप्निल देशमुख आपका EVS 2 की वीडियो में फिर से स्वागत करता हूँ। इतिहास और कालखंड की संकल्पना और पद्धतियाँ हम देख रहे थे। तो इतिहास का काल विभाजन, आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है इतिहास का काल विभाजन। इतिहास का काल विभाजन कैसे किया जाता है, उसकी दो मुख्यत्वे प्रक्रिया है। एक प्रागैतिहासिक इतिहास और दूसरा ऐतिहासिक इतिहास। तो मैंने जैसे कि आपको पहले वीडियो में बताया था कि जो पृथ्वी की उत्पत्ति है वो 4.5 लाख अरब वर्ष पूर्व है। अब वहाँ का हमें लिखित इतिहास नहीं मिल सकता। जब पृथ्वी उत्पन्न हुई थी वहाँ से हमें लिखित जो हम जिसे एक सबूत कह सकते हैं या वो घटनाएं हैं, हमें वो लिखित में नहीं मिल सकती। तो वो हो गया प्राग ऐतिहासिक इतिहास। प्राग यानी पूर्व, प्राग यानी पूर्व जो हो गया है। मैंने आपको जूम मीटिंग में गूगल मीटिंग में बताया था कि प्रागैतिहासिक इतिहास जो बीत गया, हो गया, पर उसका लिखित पुरावा कुछ भी नहीं है, उसका प्रमाण नहीं है, लिखित प्रमाण कोई नहीं है। उसे क्या कहते हैं? प्रागैतिहासिक इतिहास। तो प्राग यानी पूर्व का, प्राग यानी पूर्व का, जब लिपि लिखना शुरू होना था उसके भी पूर्व कुछ इतिहास था, लेकिन उस इतिहास का लिखित प्रमाण हमें नहीं मिलता है। इसे हम उसे प्रागैतिहासिक इतिहास कहते हैं। प्रागैतिहासिक इतिहास यानी जो बीत गया, वो जिसका लिखित प्रमाण नहीं है, वो आपको समझ में आया होगा। ऐतिहासिक इतिहास, ऐतिहासिक इतिहास क्या है? ऐतिहासिक इतिहास वो है जिसका लिखित प्रमाण है, जिसका लिखित प्रमाण है, यानी जिस कालखंड का इतिहास लिखने के लिए लिखित प्रमाण है उसे हम ऐतिहासिक इतिहास कहते हैं। बहुत ही आसान है, परीक्षा में आ सकता है, महत्वपूर्ण है, थोड़ा ध्यान से पढ़ना है। तो काल मापन की वैज्ञानिक पद्धतियां और काल निर्धारण, तो मैंने पहले ही आपको बताया था। काल मापन, काल को हम मापते हैं, कैसे मापते हैं? सबसे छोटा एकक कौन सा है? सही है, सेकंड है। बहुत बढ़िया, पढ़ाई कर रहे हैं आप। तो काल मापन कर रहे हैं, उसकी वैज्ञानिक पद्धतियाँ होती है। काल मापन की वैज्ञानिक पद्धतियाँ होती है, वो आज हम देखेंगे। तो आज कौन सा दिन है, आज कौन सी तारीख है, ये जब हम निश्चित करते हैं तब हम उसे कालगणना कहते हैं। हम कालगणना करते हैं, आज का दिन कौन सा है, महीना कौन सा है, ये कालगणना है। हम काल को गिनते हैं, गणना करते हैं। तो इन पद्धतियों में कालगणना अगले अथवा पिछले क्रम से जाती है। अगले अथवा पिछले क्रम से, अगले तो पता है, पिछले क्रम से कैसे जाती है? हाँ, ईस्वी सन पूर्व में। ईस्वी सन पूर्व का जो हम गणना करते हैं वो कैसे जाती है? उल्टे क्रम से जाती है। वो कौन से क्रम से जाती है? उल्टे क्रम से या पिछले क्रम से जाती है। तो जैसे आज की तारीख कितनी है? 9 है शायद, है ना? तो कल क्या आएंगी? 10, परसों 11। तो इस प्रकार हम कालगणना पद्धतियों में कालखंड की लंबाई मापते हैं। क्या मापते हैं? लंबाई, ऊंचाई मापते हैं क्या? नहीं, हम काल गणना में, काल पद्धतियों में कालखंड की लंबाई मापते हैं। अभी देखिए कैसा होता है, घटित घटनाओं का अध्ययन करने के लिए ईसा पूर्व अमुक वर्ष का इस प्रकार हम इस्तेमाल करते हैं। ईसा पूर्व में ये हुआ, लेकिन वो कब हुआ? ईसा पूर्व में हुआ, लेकिन वो जांचा किसने? यही बड़ा सवाल है ना? आपके मन में भी आया होगा। मैंने तो कह दिया कि महात्मा गौतम बुद्ध का जन्म ईसा पूर्व में हुआ था, लेकिन एक्चुअल वही साल मैंने क्यों बताया? इसका भी एक प्रमाण है।
तो इसके लिए क्या कहा किया जाता है कि उस समय की जो चीज़ें हैं, उस समय की जो चीज़ें हैं वो मिट्टी के अंदर दबी होती है, मिट्टी के अंदर वो दबी होती है। हम जब मिट्टी निकालते हैं और उसमें से कुछ चीज़ें निकलती है तो वो एक के ऊपर एक के ऊपर एक ऐसी परतें संचित रहती है, यानी ठहरी हुई रहती है। तो इन परतों को और उन परतों में पाए गए अवशेषों का कालखंड अमुक तिथि से अमुक तिथि का है, ऐसा निश्चित रूप में नहीं कहा जा सकता। लेकिन ऐसा नहीं कहा जा सकता, लेकिन आज से लगभग इतने वर्ष पूर्व इस पद्धति में उस कालखंड का मापन करना संभव है। फलस्वरूप ऐसी पद्धतियाँ काल मापन की पद्धति कहते हैं। अभी काल मापन में हमें पद्धतियों में ये पद्धति के नाम ही जरूरी होते हैं। तो कौन कौन से प्रकार है? तो कर्ब 14 विश्लेषण क्या है? कर्ब 14 विश्लेषण, काष्ठ वलयों का विश्लेषण, काष्ठ वलयों का विश्लेषण जैसी विभिन्न वैज्ञानिक पद्धतियाँ का उपयोग किया जाता है। यहाँ पे क्या किया जाता है कि कार्बन 14 या कर्ब 14, इंग्लिश में कार्बन 14 कहते हैं, उसके रेज उस पे ऊपर डाले जाते हैं, बर्तन के ऊपर हो या कुछ भी, और वहाँ से हमें उस चीज़ को किस साल में बनाया गया था, लगभग 5000 साल पुराना बर्तन अगर मिल गया, कितने 5000 साल पुराना बर्तन मिल गया, तो हमें उसका कालमापन निष्कर्ष निकाला जा सकता है। उसका कालमापन का निष्कर्ष जो है वो निकाला जाता है। उस बर्तन का कालखंड ईसा पूर्व लगभग 3000 वर्ष का, और इसी के आधार पर उस बर्तन की संस्कृति का कालखंड ईसा पूर्व लगभग 3000 साल का है, ये कहा जा सकता है। अभी मैंने आपको थोड़ा कंफ्यूज कर दिया होगा। मैंने कहा कि 5000 साल का बर्तन मिला और हम उसे कैसे गिन रहे हैं? ईसा पूर्व 3000। ऐसे क्यों? कोई बता सकता है? चलो बताइए, कौन बता सकता है? अगर 5000 साल पुराना बर्तन का टुकड़ा मुझे मिल गया और हम उसे ईसा पूर्व 3000 क्यों कह रहे हैं? बताओ। चलो बताता हूँ। क्योंकि आज क्या है? 2020, यानी ईसा पूर्व के बाद ईसवी सन 2000 है। ये 2000 हमें माइनस यानी उसमें ऐड करने पड़ेंगे। 3000 ईसा पूर्व 3000 और आज के 2000 कितने हो गए? 5000। तो ऐसा रहता है ईसा पूर्व का हिसाब। तो मैं स्वप्निल देशमुख आपसे विदा लेता हूँ। आशा है कि आपको यह पाठ आपको पूरा समझ में आया होगा। दोनों टॉपिक पे हमारी यूनिट टेस्ट है, तो मिलते हैं यूनिट टेस्ट में। तब तक के लिए आप पढ़ाई करें, स्वस्थ रहे, मस्त रहे। धन्यवाद।